अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। टॉप स्टोरीज होंगी, बहुत सारे स्पेशल सेगमेंट्स हो गए, लेकिन सबसे पहले आज की कहानी पर नज़र डालेंगे कि आज की कहानी है क्या और उसमें सबक क्या छुपा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और ये कहानी है एक किसान और उसके 4 बेटों की। एक गाँव में एक किसान और उसके 4 बेटे रहते थे और चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। उनके आपस में लड़ने की वजह से किसान जो था वो बहुत परेशान था। और बचपन में किसान जब बच्चों को समझाता तो वो समझ जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं और वो और ज़्यादा लड़ने लगे। गाँव के कुछ लोग किसान के लड़कों को उकसाते और आपस में लड़वाते, और इस बात से चारों भाई जो थे वो अनजान थे। उनको पता नहीं था कि गाँव वालों को उनको लड़वाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और गांव वाले चाहते हैं कि उनका नुकसान हो। इस बात का किसान को भी पता था कि गांव वाले इसके घर की यकजहती को तोड़ना चाहते हैं। और किसान ने कई बार चारों लड़कों को समझाने की कोशिश की, मगर चारों लड़कों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। गांव के कुछ लोगों ने इन चारों लड़कों को अलग अलग करने की मनसूबाबंदी की और चारों भाइयों को गाँव वालों के बहकावे में वो चारों भाई आ गए और उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो चारों अपने अब्बा के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं, अब्बा जी आप हम चारों को अलग अलग कर दें, अब हम एक साथ नहीं रह सकते और हमारे हिस्से में जो जो ज़मीन आती है वो भी अलग कर दें, बंटवारा कर दें, हम एक साथ नहीं रहना चाहते। किसान समझ गया कि ये सब कारस्तानी जो है ना वो गांव वालों की है। फिर किसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और चारों बोलों का ठीक है, मैं तुम चारों को अलग कर देता हूँ, तुम्हारी ज़मीन भी तुम लोगों को दे देता हूँ, मगर मेरी इससे पहले एक शर्त है। कि बच्चों ने बोला कि वो शर्त हमें मंजूर है, शर्त बताएं। किसान ने कहा जंगल में जाओ और 8 लकड़ियां लेकर आओ। चारों भाई जाते जाते लकड़ियां लेकर आते हैं। किसान चारों को एक एक लकड़ी देता है और बोलता है कि इसे तोड़ो। वो बोलते हैं इसमें क्या मुश्किल बात है, हम इसे अभी तोड़ देते हैं। एक एक लकड़ी जो उनके पास होती है वो इसे तोड़ देते हैं। फिर किसान ने चारों लकड़ियाँ एक साथ इकट्ठी की और बोला अब इन्हें तोड़ कर दिखाओ। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो लकड़ियाँ नहीं टूटती और उन चारों ने कहा कि अब्बा जी ये लकड़ी अब हमसे नहीं टूट सकती, लेकिन इन 4 लकड़ियां तोड़ने से हमारा अलग होने का क्या ताल्लुक है। अब्बा जी ने कहा मैं तुम्हें बहुत समझाता हूँ, जब तुम्हें एक लकड़ी दी थी तो तुमने इसे आसानी से तोड़ दिया था। जब मैंने तुम्हें इकट्ठा करके चारों लकड़ियाँ दी तो तुम उसे नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब ये है कि इत्तेफाक में बरकत है और आपस में अगर तुम लोग मिलकर साथ रहोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तुम हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम लोगों की ताकत जो है ना वो बढ़ जाएगी और तुम लोगों को आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकेगा, तुम्हारा फ़ायदा उठा सकेगा। अब इन चारों बेटों को अपने बाप की बात समझ में आ गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी मिलजुल कर गुजारेंगे, इत्तेफाक के साथ गुजारेंगे। तो बात सिर्फ यही है कि इत्तेहाद में इत्तेफाक है और जब यकजहती होती है, जहाँ पर चाहे वो घर में हो, चाहे वो बतौर कौम हो, बतौर मुल्क हो, जब हम यकजा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और मिलजुल कर रहने का फ़ैसला करते हैं, तो आप देखें कि अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देते हैं, उसमें आसानियाँ भी होती हैं और लोगों के लिए भी जो लोग चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए, मुश्किलात उनके लिए आप देखें ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो सबक आज यही था कि आप अगर बतौर इंडिविजुअल हों, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं या फिर एक मुल्क या बहैसियत कौम है, इत्तेफाक और इत्तेहाद वो चीज़ है जो इंसान की कामयाबी की कुंजी है और बना कर रखता है। तो आज की जो टॉप स्टोरीज़ जो कहानी थी हमने सुनी, टॉप स्टोरीज़ पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन अयाज़ राना को वेलकम करते हैं सबसे पहले शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अयाज़? गर्मी में आप ये सवाल नहीं किया करें। ऊपर से जो एसी वहाँ से सीधा नहीं करा रहे ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं आ रहे। नायाब है, उसे ढूंढ के ले आए, मंगवा दें बंदे को भाई। तो अयाज़ राना साहब ये गर्मी, अभी तो धूप नहीं है बाहर, तो ये हाल है, लेकिन ह्यूमिड बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत हब्स भी है, ह्यूमिड है। हम तो वो क्वेश्चन गुइयाँ भी जो है वो अब हमारी जो है वो सब वेदर फोरकास्ट ये वो सब तहस हम भी जो है ना वो सरफराज हो गए, क्या नाम है उनका, सरफराज अहमद, उनकी तरह हम भी जो भी बोलते हैं। आपके शो में कहता है ऐसा लग रहा था वाकई में उस वक्त बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए। सबको अब दुआ करनी चाहिए वैसे। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है गर्मी का। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का जो अदा की जाती है तो वो उसका अब हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से उसका एहतमाम होना चाहिए। और उसके अंदर कहते हैं लोग कि बड़े आजिज़ी के साथ जाना चाहिए, बड़े फटे पुराने आपके घर के कपड़े वो पहन के जाना चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो आसानी है, लेकिन वही वाली बात है जहाँ लोड शेडिंग है, जहाँ लोगों के पास छोटे
कंजस्टेड इलाकों में, गुंजान आबादियों में रहने, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रा टॉप स्टोरीज़ की तरफ भी बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कि आज जो है क्या है। आज ख़बरें भी बहुत मुश्किल हैं और ख़बरें सुनकर यकीनन गर्मी में भी इजाफा होगा, दिमाग भी गर्म होगा, लेकिन ख़बरें ऐसे ही हैं भाई, हम क्या करें। FPCCI ने फाइनेंस बिल को आवाम के लिए महंगाई का बम करार दे दिया है। और जनाब ये क्यों करार दिया है? क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नए माली साल का बजट आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना चुका है। तमाम अशिया जिन पर सेल्स टैक्स की छूट थी उन पर 18% सेल्स टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। और हुकूमत ने बजट में खाम जो इंडस्ट्रियल माल पर 2% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की थी, तो वो भी जो है ना हुकूमत ने एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी आयद कर दिया है। साकिब फयाज मगू साहब जो ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट मसनूआत की लागत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा टैक्सेस से आम आदमी के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा जी बजट के बाद महंगाई का सुनामी आ रहा है और आ चुका है। महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम की तरस से इस वक्त दालें भी बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि चने की दाल की कीमत में कराची में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपये का बड़ा इजाफा देखा गया, यानी तकरीबन 70 रुपये का इजाफा। दाल की जो कीमत है 1 किलो वो 295 रुपये हो गई है। इसके अलावा जो मूंग की दाल है वो 330 पे पहुंच गई, इसमें भी 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और माश की दाल में 10 रुपये इजाफा हुआ है। चने की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ है। तो ये जो इजाफे हैं उसके बाद तकरीबन काबली चना 362, काला चना 255, दाल माश फ़ी किलो 520 रुपये किलो। चिकन की प्राइस के बराबर जो है वो दाल ट्रेड हो रही। कितनी अच्छी हो गई दाल। माश की दाल खाना भी इतना मुश्किल काम है, बहुत वो भी महंगी हो गई है। आप बताएं, दालें सारी महंगी थी। अच्छा जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 20% इजाफे का ऐलान कर दिया है। डीजल के बाद किरायों में इजाफी जो बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल होगा। जब ये 8 रुपये कम हुआ, उससे पहले 5 रुपये कम हुआ, तो कमी का तो कोई खबर नहीं आई। लेकिन बहरहाल अब ये खबर आप लोगों के लिए आ गई है एज यूजुअल के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए भी कातिल बनी हुई है। जो टैक्स रह गए थे वो टैक्स भी कब्जा मेयर ने बिजली के बिलों में डाल दिए हैं। और हम के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट गए, केस दायर किया और ये कहा गया है जनाब कि बिजली चोरों को पकड़ा जाए तो इलेक्ट्रिक का काम है कि उनको बिजली प्रोवाइड करनी है, लेकिन इलाकों में बंदिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो है कि इलेक्ट्रिक का मुतालबा जो वो है ऑडिट है वो होना चाहिए। तो कल ये खबर थी, लेकिन किसने कहा ये नहीं इसमें लिखा हुआ। ये क्या कौन है आप? जी मैं ही कह रही हूँ, शायद मेरी तरफ से लिख लें भाई। ये सऊद साहब के कारनामा कौन रहा है? सऊद साहब ये आप बताइएगा ज़रा मुझे IFB में खोल के ना खबर में क्या की जानिब से मेरे ख्याल से ये MQM की जानिब से जो है वो उनके जो अपोजिशन लीडर हैं सऊद साहब बताएंगे। ये बैठे में खामोशी से। खुर्शीदी नाम है। सरकारी मुलाजमीन जो है महंगे निजी अस्पतालों में इलाज के मजे लेने लगे। बहरहाल कोई भी कह रहा हो मसला तो जूका तो ही है, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आम कॉमन इसको ले लें। अब आम कह रही है सरकारी मुलाजमीन के इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल में जो है वो सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन जो मुलाजमीन हैं सरकारी वो महंगे निजी अस्पतालों में इलाज के मज़े लेते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, करोड़ों रुपए का बिल बनता है, वो हुकूमत के बोझ पर जाता है। सरकारी मुलाजमीन जो है वो 90% जो सर्विसेज अस्पताल हैं में इलाज तो नहीं कराते। और कैसे कराएंगे जब मयारी सहूलियात ही नहीं होंगी, जब कुछ नहीं होगा वहाँ पर, तो कैसे होगा। हुकूमत ने भी किसी को नहीं बख्शा, इंसान तो इंसान, जानवरों और परिंदों की खुराक पर भी टैक्स लगा दिया है। पोल्ट्री फीड पर 10% टैक्स आयद कर दिया गया है। सिंध बलोचिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ जोन ने टैक्स को मुस्तरद कर दिया है और मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें टैक्स लगने से 50 रुपये तक इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ़ीड महंगी होगी। तो पहले ही 4 रोज़ में 50 रुपये मुर्गी की कीमत में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो चुका है। 450 रुपये 400 रुपये तक मुर्गी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल रही है। तो अब इनकी जो फ़ीड है वो महंगी हो रही है, परिंदों की खुराक वो महंगी हो रही है। सस्ता क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, क्या खाना है। अब मूंग की दाल, माश की दाल की भी कोई बात ना करें। खुर्शीद रहमानी भी आ गए हैं हमारे साथ, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। खुर्शीद भाई कैसे हैं आप? बड़े आप फ्रेश लग रहे हैं, बड़े आप खुश लग रहे हैं, क्या बात है? हम तो बड़े तो आवाज़ ही बंद हो गई। देखिए, खुश रहना चाहिए और खुश रहने के बहाने भी ढूंढने चाहिए। हाँ, हमें भी बताएं भाई कोई बहाना आज। और दूसरी बात ये कि फिर मायूसी जो हालात बताते हैं और बता रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल है, दीगर सूरत हाल है, उसमें जो है वो दुखी होता है इंसान। और क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, हाँ जी, तो शायर ने क्या खूब कहा कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो। वाह। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, इनमें स्याही है, सफ़ेदी है, शफक है और अब्र बहार। वाह। तो इतना अच्छा मौसम है तो फिर मूड भी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए हमारा मूड भी बहुत अच्छा है। क्या हो गया वो
देखिए भाई वो मैं एसी में सुकून से गाड़ी में बैठ कर आए, उनको अब बादल दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको क्या मसला है? देखें, मैं अब इस चीज़ का कायल हो चुका हूँ कि हम 75 सालों से जिस अजियत का शिकार हैं, उसके अंदर अभी भी हम अगर हुक्मरान को ये बताएं कि हम खुश हैं, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन अजियतों में भी हम ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो अब हम नहीं गुजारेंगे। अब क्या हमें करेंगे फिर उनके लिए ये बात बाबर करानी पड़ेगी और बार बार बोलेंगे, इस प्लेटफॉर्म से बोलेंगे कि अब निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा, आपको अब सुधरना पड़ेगा। मौसम चाहे अच्छा हो बुरा हो, शायर कुछ भी बोले, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है आम आदमी की। ये तो बात सही है। इन खुर्शीद भाई, इन शेरों से मेरी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, उस गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। जो टॉप स्टोरीज़ आपने पढ़ाई हैं, मुझे कोई एक अच्छी खबर इसमें से सुना दीजिए मैंने कि सुबह ही इस देखा ना, तो वक्त मैंने कहा यार ये क्या है? मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अभी किसी को एहसास नहीं होगा। ये महीना ज़रा आप गुजारने दें और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कहाँ आपकी सैलरी गई, कहाँ वो कमाने वाले किस तरीके से आधी महीना जो है अपनी खाली जेब में गुजारेंगे, और कोई हादसा पेश आ जाए किसी के घर के अंदर, वो कहाँ किससे, हमें इस हुकूमत ने भिखारी बना दिया है। एक दूसरे से लोग पैसे मांगने पे मजबूर हैं, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो मुंह छुपाता फिर रहा है कि भाई कोई मुझसे मेरी इज्जत का धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मेरी जेब में खुद पैसे नहीं है। यहाँ ये आलम हो चुका है। आप ये महीना जिस तरीके से गुजरा है पिछले ईद के बाद से, और महंगाई की शर्म नहीं आती उन दुकानदारों को, उन तमाम मुनाफाखोरों को कि उनकी ज़िंदगी आम आदमी की कैसे उन्होंने अजीरन बनाई हुई है। आप कौन सी पहले स्टोरी सुनना चाह रही हैं, फिर उसके बाद में? नहीं, मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि आवाम भी सोचते होंगे कि ये मॉर्निंग शो में आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो दीगर चैनल्स पे भी यकीनन मॉर्निंग शोज़ होते हैं और उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम ना बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर बैठते हैं। आपने देखा कि हम सबकी यहाँ पे घरेलू बातें भी हो रही होती हैं, हम सब अपनी फैमिलीज़ का तस्करा भी करते हैं। मैं ख़ुद अपनी फैमिली, इन लॉज, माँ बाप, सब लोगों के यहाँ पे तस्करे होते हैं। तो एक हमारा बॉन्ड है आप लोगों के साथ, जो हम यहाँ पे जैसे हैं, मैं ऑफ कैमरा भी वैसे ही हूँ जैसी यहाँ पर हूँ, ये सब भी ऐसे ही हैं, उन्हीं मसाइल से, उन्हीं बातों से गुजर रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो बहुत कोशिश करते हैं हम लोग के कराची से बहुत अच्छी अच्छी खबरें ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन इन दी एंड बहुत मायूस हो जाते हैं। मुल्क भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई किसी चैम्पियनशिप में जीत कर आ रहा है, कोई कुछ और हो रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और आवाम को आगाह रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, मायूसी नहीं फैलाना चाहते, मायूसी की बातें भी नहीं करना चाहते, लेकिन हल भी अब हमें नज़र नहीं आता। इसी बात पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। भाई कोई अच्छा, कोई महंगाई पे रख के सुला दे, कोई हमारी बजट का मौका है। हमारी हालात महंगाई के वाले से से एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है कि उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, जो बूढ़ा दिन भर बाज़ार में बेचता था हिना। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, उस बूढ़े की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रही, जो बूढ़ा दिन भर बाज़ार में बेचता था हिना। क्या बात, मुश्किल है अभी हिना वही तो हाल हमें है। यही नजर आती है। हिना वो दिन भर बाज़ार में बेचता है, लेकिन हिना भी ऐसी जाली हो गई है कि अपना इसमें भी 2 नंबरी कर दिए भाई। मेहंदी भी आपको जो है ना वो असली उसमें नहीं भी मिलती। केमिकल, उसमें भी इसे शो करना पड़ेगा, पता है आपको, इसके ऊपर एक मेहंदी पर मुझे उसमें केमिकल है, उसमें मैंने आपको पता है मेहंदी झाड़ते थे तो आपको पता है बिस्तरों पे अब कहीं नहीं मिलती आपको, चिपकी रहती स्टिकर की तरह। जब आप धोएंगे तो जैसे वो पेंट नहीं उतरता, इस तरह वो उतरता है, और ये इस तरह हो जाता है, हाथ गंदा सा। केमिकल महंगा नहीं पड़ता, मैं तो ये सोचता हूँ कोई जाली केमिकल होगा ना, रंग वंग मिला देते होंगे। क्या चीज़ ऐसे करते हैं लोगों और महंगी है, 100-150 रुपए की एक कोन मेहंदी है, जो पहले 20-30-50 रुपए की मैक्सिमम मिल जाती है। तो आ जाते हैं भाई अपनी खबरों में, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इन खबरों में बात करेंगे तो दिमाग ख़राब होगा। लेकिन बहरहाल स्टार्टिंग विद दिस, गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किरायों में मजीद 20% इजाफे का जो है वो ऐलान कर दिया है। इससे पहले कमी का ऐलान नहीं आया यास, कभी भी नहीं आता। आपने कब सुना कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने बोला? वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम आपकी तरसीलात बंद कर देंगे, हम अपने मालबरदार गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी कर देंगे। अब वो भी क्या करें, चीज़ें महंगाई देखें सबके लिए, जो एक जगह जो बेच रहा है वो खुद भी एक जगह ख़रीदार तो बनता है ना। अब जिसका गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले का काम है, उसको अब ऑयल भी है, उसके साथ उसका वेयर टेयर हो रहा है, उसकी इंजन का, उसकी टायर्स उसके घिस रहे हैं, बैटरीज महंगी हैं, डीज़ल महंगा है, वो कह रहा है कि उसकी चुंगी के किराए बढ़ गए। वो तो एक एक चीज़ गिनवा रहा है अपनी बैठ के। जब वो अपनी मुश्किलात सुनाता है तो फिर लगता है जैसे हमारी मुश्किलात कम है सबसे ज़्यादा बेचारा। तो यही है कि जो सारी चीज़ें, इसी के लिए पूरी दुनिया मुश्किल हो चुकी है। यहाँ तो जिसके पास जाएंगी ना आप,
वो ऐसी आपको अपनी मुश्किलात गिनाएगा फिर। लेकिन बात सारी यही है कि घूम फिर के हर चीज़ का बोझ आपको, मुझको, आम आदमी को उठाना है, चाहे जितना भी रो लें धो लें, लेकिन वो पैसा तो घूम के हमारी जेब से ही निकले। देखिए मुझे ये चीज़ चिकन वालों से भी बात होती थी ना, जब भी शोज़ करते थे अभी चिकन में, और हमने फीड में भी देखा परिंदों की खुराक भी महंगी हो गई, उस खबर को भी शामिल कर लीजिएगा खुर्शीद भाई। लेकिन वो भी क्या कहते थे कि जी फीड महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया, इसलिए चिकन महंगी है, इसलिए ये रीज़न्स हैं, वो एक्सपोर्ट से आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, फ़लाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। उनके पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, या फिर एक सादा सा जवाब लोगों के पास है बाज़ारों में बैठे हुए कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, अब जाओ पीछे। तो अब इस सवाल का जवाब भी आवाम के पास नहीं है, ख़रीदना भी है। और वाकई ये जो बिज़नेस कम्युनिटी की हम बातें कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उनको भी अपने मसाइल हैं, लेकिन इन दी एंड आप सब कुछ आवाम से ही ले रहे हो। कपड़ा महंगा है, आवाम कपड़ा महंगा ख़रीदने पर मजबूर है, दालें महंगी ख़रीदने पर मजबूर है, आटा ख़रीदने पर मजबूर है, क्या करें। देखिए जो हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे हैं टैक्स की, जो उन्होंने उसमें अहदाफ में इजाफा किया है सूबाई और फेडरल सतह पे, तो उसका अल्टीमेट असर जो है वो आप पर मुझ पर आएगा, मतलब ये नहीं आवाम पर ही पड़ता है। आप ये देखिए बजट में जो उनके MNAs हैं, MPs हैं, उनके जो फंड्स हैं उसमें उन्होंने कमी नहीं की है, बल्कि उनकी बढ़ोतरी की है गुज़िश्ता बजट से इस बजट में, उनको बढ़ाया है उस बजट में, और उनके जो फंड्स हैं उनको भी बढ़ाया है। तो आप ये देखें कि ये टैक्स उनके ऊपर क्यों लागू नहीं किया गया। उनकी सब्सिडीज़ भी ज़्यादा हैं, उनको मुख्तलिफ़ मदाद में किराए में भी कमी है, मुख्तलिफ़ बिलों में भी उनकी कमी है, उसको उनको बिजली के यूनिट्स भी फ्री हैं, उनको पेट्रोल की जो पहले उनको किसी को 20 लीटर मिलता होगा, मतलब ये कम, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तो अब उसको जो है वो 50 लीटर कर दिया उसको। उनकी जो अल्ल तल्ले हैं उनमें कहीं कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है, और ना ही उनके ज़मीर इस बात पर गवारा करते कि ये टैक्स का बोझ जो है वो अल्टीमेट आवाम पर पड़ेगा। हम किस मुंह से आवाम के सामने जाएंगे, दोबारा वोट लेने जाएंगे। वो चिकने घड़े की मिसाल एक बड़ी मशहूर है उर्दू में, वो चिकने घड़े वाली मिसाल है कि जब वो 5 साल पूरे होंगे या 3 साल पूरे होंगे, जब तक ये जमहूरी प्रोसेस चले, उसके बाद दोबारा से वो आवाम की जो सिंपैथी है, आवाम की दुख और दर्द है, उनकी आवाज़ को बुलंद करके दोबारा फिर वोट ले लेंगे। अभी भी यही हुआ ना, अभी भी यही अभी फरवरी में इलेक्शन में, कोई पुरानी बात नहीं है, सोलर प्लांट्स लगेंगे, ये तो मेरे दिमाग में चिपक गए ये अल्फाज के 300 जो है वो यूनिट फ्री मिलेंगे, बिजली फ्री मिली जाएगी, सेहत कार्ड होगा, ये होगा। मंशूर में शामिल देंगे 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, ये मंशूर है हमारा। मतलब चलो ठीक है, आप फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, वफाक में मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो भाई आप 300 ना 3 यूनिट फ्री भी कर देते, तो मिसाल के तौर पर साबित तो करते। लेकिन 300 यूनिट की बात बुलंद बांग दावे वो कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा मायूस कुन प्रोसेस है, जिसको हम जमहूरी अमल का तसलसल करार दे रहे हैं। तो इससे तो मैं समझता हूँ आवाम जो है बिल्कुल मायूसी की तरफ जा रही है, और मायूस होते जा रहे हैं आवाम जो है वो। मायूस हो गई, होती जा रही है, क्या मतलब हो चुकी मायूस। अब क्या बचा है कौम के पास? मायूसी के भी जिंदा ना कोई लाशें घूम रही आखिरी हैं, सता है ना इस वक्त आवाम वो है। जिंदा लाशें घूम रही हैं शहर के अंदर। भाई इस वक्त बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा। हर वो चीज़ जिसके ऊपर आपने सेल टैक्स, आप कह रहे थे बड़ा कोई टैक्स फ्री बजट होगा, ये शुरू में हमने सुना कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। 18% आपने चीज़ों को, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बख्शी होगी आपने? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि दूध वाली जो डब्बे के दूध वालों की इंडस्ट्री से कोई ख़ास इनको कोई गुस्सा था कि वो कहते हैं कि सिर्फ अशराफिया पीती नहीं, भाई बहुत सारे लोग भी उसको, आम आदमी भी इस्तेमाल करता था, एक म्यारी दूध समझ के लोग पीते थे, लेकिन अब उसके ऊपर लीटर पे 50 रुपये का इजाफा है। अच्छा जी, एक पैक के ऊपर 50 रुपये का इजाफा बहुत होता है। अगर आप महीने के आपके 2000 रुपये 1500 रुपये एक्स्ट्रा निकल जाएँ तो वो बोझ बहुत ज़्यादा होता है 1 लीटर के ऊपर। लोगों ने तो अयाज, दूध, और अंडे, 1 लीटर चिकन, की ये क्या, चीजें अगर 2 नाश्ते में घर में इस्तेमाल करना 4 छोड़ दिया आदमी है। हो, चाय पीते हो, 2 टाइम चाय बने, वो 1 लीटर में नहीं बन पाएगी आपकी चाय, या 1.5 लीटर में चाय। आपको कम से कम घर के अंदर 1.5 से 2 लीटर का दूध चाहिए होता है। अगर बुजुर्ग हैं, लोग हैं, फैमिली बड़ी है, लोग क्या करेंगे? लोगों के घर में कोई 2 आदमी तो नहीं रहते ना। आप अगर एवरेज उठाएं हमारे मुल्क की आबादी के हिसाब से, तो 2-2 लोग तो नहीं है। हम लोग बातें करते हैं ना, तो नाश्ते में जो है वह कराची में ख़ास तौर पे मेन्यू ये था, जो मैंने भी देखा है कि अंडा पराठा चाय के बगैर जो है वो, तेज़ धूप से जाना वो लोगों की जान छोटी है, क्योंकि तेज़ धूप भी थी और ह्यूमिड
भी ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था इस वेदर में। और हीट वेव का, हीट स्ट्रोक का खदशा था, कम अज़ कम चलें वो तो टला। बारिश इंशाल्लाह ताला होगी और खैर के साथ हो, रहमत के साथ हो, और कराची वालों के लिए ज़हमत ना बने। हम तो ये भी दुआएं साथ साथ करते हैं, लेकिन इस वक्त वाकई मौसम की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बारिश तो यकीनन कराची वाले बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ज़रूरी है। आयमा खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मसला ये है कि हमारे ज़मीन का पानी का लेवल, जिन्होंने बोरिंग करा के जो शहर कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी अब मुझे लोग मिले, बोरिंग उतर गई है, ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया उनका, क्योंकि ज़मीन के पानी का लेवल इतना नीचे जा चुका है। बारिशें नहीं, पिछले साल भी जो है वो बारिशें ऐसी नहीं हुई थी कराची के अंदर। कहा ये पहले भी ये कहा गया था कि पिछले साल जो था वो बारिशें कम होंगी, और वैसे ही हुआ। लेकिन इस दफ़ा बारिशें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़मीन के पानी का लेवल जो है बहुत नीचे जा चुका है। तो वो यकीनन ख़ास करके नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाकों के अंदर लोग जो परेशान हैं, क्योंकि उनकी बोरिंग्स जो हैं वो सूख चुकी हैं। और अब वो मसला वो है ना, टैंकर मंगाओ और टैंकर डलवाओ, बस उसी के ऊपर कल बहुत सारा जो रोज़ाना की तरह हमारे पास जो एहतजाज नज़र आ रहे हैं। लोग हाइड्रेंट्स पे जाते हैं, वहाँ पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि यहाँ 24 घंटे पानी है और हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, तो हाइड्रेंट्स पे पानी कैसे आ रहा है 24 घंटे। तो ये एक बड़ा मसला है। बारिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ज़मीन का लेवल भी बहुत नीचे पानी का चला गया। सही। खुर्शीद भाई, इन सारे मसाइल के साथ साथ मसलों का अंबार है यकीनन। और अभी हमने देखा कि महंगाई में इजाफे के साथ दालें जो हैं वो सारी बहुत महंगी हो गई हैं। और अगर बेसिक दाल की कीमत जो सबसे कम है ना, वो अगर उठाकर देखूँ तो 260 रुपये होगी या 230। सबसे कम वाली जो है 231 रुपये, वो भी दाल चना है। नहीं, वो 295 पे पहुँच गई है। सबसे सस्ती दाल पता नहीं कौन सी है, वो भी 260 रुपये से बढ़कर 300 रुपये में पहुँच गई। यानी आपके पास 255 से काला चना है, उसके अलावा उसके सब कुछ ऊपर है, और 520 तक जो है वो दालों की प्राइस है। तो ये दाल की प्राइस है। दाल रोटी कहते हैं ना, रोटी चटनी दाल। देखें, माजी में जब बुरे हालात किसी की हों तो कहते हैं भाई हम जो है वो चटनी से रोटी खा लेंगे, हाँ। और प्याज से खा लेंगे रोटी। दाल रोटी चल रही तो है, दाल रोटी चल रही है। तो ये जुमला एक बड़ा मशहूर है, मतलब हर ज़ुबान में फहम में ये, और मकूला बड़ा मशहूर है, यार ठीक है दाल रोटी चल रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दाल रोटी चलना ही मुश्किल हो गया है कि ना आप रोटी, वो कहते हैं कि एक पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि रोटी बंदा खा जाती है। कि रोटी जो है इस वक्त वो मिलना और उसको हासिल करना, उसकी अचीवमेंट, वो इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है लोगों के लिए। कि 3 वक्त का खाना आप अगर घर में बनाएं तो वो लोगों के लिए मैसर नहीं है। कि महंगाई की ये सूरत हाल हो गई है कि आप अपने बच्चों को खाना खिलाएं, या उसकी आमदनी जो है, जो 37,000 रुपये गवर्नमेंट बड़ी वावेला कर रही है कि हमने उसकी पे स्केल बढ़ा दी है। 37,000 रुपये में गुजारा करना आज के दौर में किसी भी वर्कर का नामुमकिन होता चला जा रहा है। कि 3 वक्त को अपने बच्चों को अगर रोटी, सिर्फ रोटी की बात करें, बाकी दूध, अंडे, दही, मक्खन और ये सारी चीज़ें बात की मसाइल हैं। अब गोश्त की बात करें, चिकन है, मटन है, ये सारे मामला। आप सिंपल दाल और रोटी भी खिलाना इस वक्त जो है वो मुश्किल तरीन मरहला बन जाए। इस पर हुक्मरानों को सोचना चाहिए और होश के नाखुन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो आवाम है फिर उनके गिरबान तक चले जाएँ। ऐसा ना हो कि पब्लिक निकले और फिर यहाँ के इदारों के ऊपर हमलावर हो और यहाँ पर जो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो। यहाँ लोगों की गाड़ियों को रोकें, उनको आग लगाएं या खुद सोजी करें। ये वक्त आने वाला है। अगर ये कोशिश नहीं करेंगे, इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये वज़रा की गाड़ियाँ रोक कर उनको आग लगाएंगे। ये भी वक्त आने वाला है, मुझे खदशा है इस बात का। अल्लाह अपना करम ही करे। आवाम के लिए नुकसान उसमें भी आवाम का ही होता है। आप ये देखेंगे किसी का कुछ नहीं जाता और आवाम ही पिसते हैं उसमें भी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, बात हो रही है ख़बरों की, और ख़बरों में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि मायूसी है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, और इस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जमातें और ना सिर्फ आवाम, सभी मैदान में आ चुके हैं। जमात इस्लामी हो, MQM हो, उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। कल भी उन्होंने कहा, हम कह रहे थे ना कौन कह रहा है कौन कह रहा है, तो जी मन्नान ज़फ़र साहब कह रहे थे कि जो है के इलेक्ट्रिक जो है कराची वालों के लिए कातिल इलेक्ट्रिक बनी हुई है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी पहले भी बहुत सारे एहतजाज, ड्राइव्स, शारा फैसल पर अभी भी रिसेंट डेज़ में भी जो है वो पानी और बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। मैं फिर यही कहती हूँ कि आउटकम क्या है? आउटकम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा करते हैं। कर लें ऑडिट। देखें, जब आदमी काम कर रहा होता है ना, उसके खाते पुसीदे होते हैं। ये आज के तो नहीं है, ये कोई अभी के नहीं है। उनको तो एक्सपीरियंस आपकी के इलेक्ट्रिक को तो है कि किस तरीके से शहर को चलाना है
और वो चला रहे हैं। आपको ये बात हम मुतादिद बार कर चुके हैं कि ये भाई इस वक्त मुश्किल वक्त है, आपका आसमान भी आग बरसा रहा है, लोगों की जेबों पे वैसे ही बोझ है, कुछ लिहाज कर लें, कम से कम कोई एक टाइम मुतय्यन कर लें। आप दिन में लोड शेडिंग करके कम से कम रात में तो ना करें। मैं वही बोलता हूँ कि कौन लोग हैं जो इनको रात तक में कैसे दिल मान लेता है। यहाँ पे ये आलम है जो यहाँ से नौकरी करके जो 12 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करके जाते हैं, 10 बजे उनके घरों पे जब वो पहुँचते हैं तो लाइट नहीं होती, खाना खाते हैं, उसके बाद 12 बजे फिर लाइट चली जाती है, फिर रात को 3 बजे उनकी लाइट आती है। क्या सोएगा आदमी, क्या काम करेगा सुबह। आपको इतना लिहाज नहीं है कि इस वक्त महंगाई की शरह कहाँ जाके रुकी हुई है। रो रो के हम थक गए, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं ही, हम अपने नीचे देख रहे हैं। मैं तो इस वक्त अपने नीचे, मैंने तो ऊपर देखना ही छोड़ दिया, मैं अपने नीचे वाले को देख रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ऐसे ही क्योंकि मेरी मुश्किल हुई हुई है इस वक्त ज़िंदगी, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। सही बात। हालांकि मैं ये बात बोलता हूँ कि वो लोग फिर भी जो बहुत ही निचला तबका है वो इस चीज़ को बहुत पहले से आदी हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो शदीद मुतासिर हैं। जो मैं बात शुरू में कही थी, बेकारी बनाया जा रहा है लोगों को, सोची समझी स्कीम है, क्या है तनख्वाहें। प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, कहाँ बढ़ी है तनख्वाहें, मुझे बता दे। कोई एक फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, दुकानें जिनके 6 आउटलेट थे वो 2 पे आ गए, वो 3 पे आ गए, वो 1 पे आ गए। का भी यही हाल है ना, जहाँ 10 काम करते थे आज वहाँ पे 4 काम कर रहे हैं। आपके घर में ये अब एक कमाने वाला का जो ट्रेंड था वो भी खत्म हो चुका है। सही बात। आपके घर में लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की बेगमात काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं, भाई काम कर रहे हैं। तब जाके पहले कहते थे कि अकेले लोग, यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा जॉइंट फैमिली में। अब लोग चाह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में रहें ताकि सब एक साथ मिलके, कोई एक भाई बिजली का बोझ उठा रहा है, कोई राशन का बोझ उठा रहा है, कोई मेडिसिन का बोझ उठा रहा है। घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं उनके मेडिसिन का बोझ उठा रहे हैं। तो अब तो पहला वाला ट्रेंड, वो वाला ट्रेंड दोबारा से आना शुरू हो गया कि सब साथ मिलके रहें तो शायद गुजारा हो जाए। इंडिविजुअल अकेले एक फैमिली का कमाने वाले का नामुमकिन है कि वो अगर 50,000 कमाता है, वो इस महंगाई के दौर में इन बिलों को, सिर्फ बिलों को, मैं कह रहा हूँ बिजली गैस पानी का बिल ही अदा कर दे, बहुत बड़ी बात। अच्छा, बिल का भी मुझे याद आया, सुबह ही मैंने देखा है किसी ने ना फेसबुक पर अपना बिजली का बिल शेयर किया हुआ था। उन्होंने लिखा कि मेरा घर 1 महीने से बंद है और ये हम खुद भी भुगत चुके हैं। तो उनके कुछ 4-5 यूनिट्स ही कंज्यूम हुए होंगे, ज़ाहिर बंद घर में क्या, तो उसका बिल कोई उन्होंने लगाया हुआ था, कोई 150-200 रुपये इस तरह कुछ बिल था भारत, जो भी कैलकुलेशन होगी। लेकिन उनका जो बिल आया है, उन्होंने कहा जो इजाफी टैक्सेस हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, उसकी जो डिटेल उन्होंने बिल में शेयर की और वहाँ पर लिखा भी अपनी पोस्ट में, तो जी 3,562 रुपये बिल है बंद घर में। और हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि हमने बंद घर में 5,000 समथिंग रुपीज़ जो है वो बिल पे किया है, जिसमें आपकी ये सरचार्ज लगा हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ये और वो ढिमाका। तो ये जो सब चार्जेस हैं ये हमसे वसूल किए जा रही हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होने की बात तो हो रही है, लेकिन करवाएगा कौन। ये मुतालबात हैं जो सिर्फ रिमार्क्स में तो हो रहे हैं, लेकिन इतने अरसे से ये सब कुछ चल रहा है। खुर्शीद भाई देखिए, ऑडिट अगर करवाएंगे, वो अयाज भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि खाते जो है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। ये तो किसी भी गवर्नमेंट की सतह पर आप बात कर लें, किसी टेंडर की बात कर लें, उनकी जो वैसे तो बस खाते क्लियर हैं तो खाते रहे आवाम को। नहीं, खाते बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनका ऑडिट बिल्कुल ठीक होता है और इसी तरह वो पब्लिक को खा रहे हैं किसी ना किसी मद में, कोई ना कोई सरचार्ज लगा के उसके ऊपर, कोई फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, फिर उसके बाद जो लाइन लाइसेंस चार्जेस है। मैं लाइन लाइसेंस चार्जेस मैं क्यों पे करूँ? और अगर मैं पे कर रहा हूँ, ये देखें, ये कराची के जो आवाम है वो सारे चार्जेस पे करते हैं, बिल भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग की जो वो किल्लत का सामना करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है इस गर्मी की सूरत हाल में भी। आप इतने सरचार्ज अगर वसूल कर रहे हैं तो मेरे भाई बिजली भी प्रोवाइड करें लोगों को, कि वो टैक्स की मद में वो उसको कुछ फैसिलिटेट तो हो ना। वो ये सारे चार्जेस पे करने के बाद भी उसको बिजली नहीं मिलती, उसको गैस नहीं मिलता, वो सारी मतलब एक साबुन। अगर मुझे ऐसा लगता है खुर्शीद भाई, अब पता है क्या है, अगर आपको बिजली चाहिए था, जो जिस इलाके के लोग बिल भर रहे हैं वो अब निकलें कि इलेक्ट्रिक के साथ बैठें, और जो चोर है उनके इलाके में, बिजली चोर, उनकी निशानदेही के हैं, उनको पकड़ाएं ताकि उनकी वजह से वो बेयर ना करें। अयाज बीच में हुआ भी, लेकिन ये अंदर के इलेक्ट्रिक के ही लोग मिले होते हैं जो कुंडे लगा दिया ना, लगाते हैं, उसकी भी निशानदेही करें ना। अब नहीं चल सकता, लोग कितनी अमवाद होंगी शहर के अंदर, तो अमवाद हो चुकी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। या तो मेरी जो लोग बात सुन रहे हैं, आपके इलाके में जिसके यहाँ बिजली नहीं है और वो बिल देते हैं,
वो अपने इलाके के लोगों की निशानदेही करें जो बिजली चोर है, बिजली चोर है, बिल्कुल। उनको पकड़े, वो उनकी बिजली का खुमियाजा हर आदमी क्यों भुगते, उसका पड़ोसी क्यों भुगते, उस इलाके के वो लोग क्यों भुगते हैं जो बिल अदा कर रहे हैं, वो मिलकर उनके ऊपर पकड़े और उनको कराएं। आवाम को भी ना थोड़ा सेंसिबली डिसीजन लेने होंगे। आवाम निकल रही है सड़कें, लेकिन बात वही है कि टेक्निकली जो है ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो देखने की ज़रूरत है ताकि आवाम की आवाज़ जो है वो आवाज़ तोड़ रही है, पता नहीं कोई सुन नहीं रहा। माल का हाल दिखा दें। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो 1 पे सेल हो रहा है। बाइंग प्राइस 182.2, यूरो 294.3 पर जो इसकी बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 297.75। इसके अलावा जी सऊदी रियाल पर नज़र डालेंगे कि सऊदी रियाल की कीमत क्या है। अब तो वापस आने शुरू हो गए। हाँ जी, 73.95 फिर बढ़ गया, बीच में और कम हुआ था यार। और इस वक्त जो यूके पाउंड है वो 353 रुपये तक पे पहुंच गया। और डॉलर की कीमत में कल ही मैं ख़बर देख रही थी कि अभी ये कहा गया है कि IMF की शराइत अगर पूरी की जाएंगी तो 330 रुपये तक डॉलर जो है वो माहिर मुआशियात ये कह रहे हैं कि जाने का इम्कान है। आज सारी बुरी खबरें थी तो मैंने कहा ये भी देती हुई चले जाऊँ, आपके लिए कोई अच्छी खबर ना रहे। थैंक यू सो मच खुर्शीद रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। याज राना साहब, आपके वक्त और आमद का शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम देख रहे हैं कि 3 जुलाई है और आज के दिन जो है वो प्लास्टिक फ्री डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनली मनाया जाता है। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो प्लास्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंटल चेंज की हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मौसम की सूरत हाल की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर खासी कैंपेन चलाई जा रही हैं कि दरख्त लगाएं, लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे माहौलियात को, हमारे आबो हवा को, हमारी फ़िज़ा को जो नुकसान पहुँचा रही है, वो जो चीज़ है वो प्लास्टिक है। और हमारे यहाँ इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बारहा हुकूमती इक़दामात होते हैं, अदालती अहकामात भी जारी कर दिए जाते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, क्रैकडाउन किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, एक तो हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो प्लास्टिक फ्री जो कंट्री है या सोसाइटी है, हम किस तरह से बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की जो यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं, ईमान दानिश खान। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ईमान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमान कितना बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें भी बनाती हैं जो हमें याद है कि पहले घरों में बना करती थी और हम सब जो है वो गुड़ियाओं से खेलने के बड़े शौकीन थे। तो ईमान, सबसे पहले तो ये कि ये कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, तो पहले तो अपने इस टैलेंट के बारे में और इस आर्ट के बारे में बताइए। ये मेरी डॉल है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली डॉल है और इसका नाम है फ़िज़ा, जो मींस इन्वायरमेंट उर्दू में। ज़बरदस्त। तो फिर ये इन्वायरमेंट को हेल्प करती है। जैसे आपने बोला था कि पहले ये ऐसी बनती थी ना, तो ये बिल्कुल वेस्ट फ्री, प्लास्टिक फ्री डॉल्स हैं जो हम सोर्स करते हैं लोकल मार्केट से। एंड ये हेल्प करती है इन्वायरमेंट को और हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व करती है। इससे अगर आप देखेंगे इसको कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी अटायर में एंड ये 0 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक यूज़ करती है। वेराज जो डॉल्स जैसे बारबी हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि बारबी क्या होती है, वो 58 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक यूज़ करती है और ये 0 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक यूज़ करती है। ज़बरदस्त। तो इसका मकसद ये है बेसिकली, और इसको बनाने में भी आप भी देखो कि एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, मज़ा भी। खुद बनाते हो आप या कौन आपको हेल्प करता है इसमें? मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ और लोकल वुमेन भी बनाती हूँ और मैं भी हेल्प करती हूँ। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो हम ये देखते थे कि पहले तो इसका बड़ा जो है ना वो कॉमन था, लेकिन हमारे यहाँ ना प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर इस तरह से काम नहीं हो रहा। आप यंगेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हो, आपकी क्या जो है वो से है इस बारे में कि प्लास्टिक बैग जो हैं वो कितना नुकसान देते हैं? हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, लोगों ने इस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत आराम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, प्लास्टिक बैग्स बहुत कॉमन हो गए हमारे माहौल में। हर 1 मिनट पे 2 मिलियन प्लास्टिक बैग्स बाय करते हैं ओवर द होल वर्ल्ड और एवरेज टाइम जो यूजेज होता है इसका 12 मिनट्स ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया प्लास्टिक बैग्स। और ये प्लास्टिक बैग्स बस बड़ा पिक्चर हम देखते हैं कि ये लैंडफिल्स में चले जाता है, लेकिन इवन आफ्टर दैट ये एटलीस्ट 5 मिलियन ईयर्स लेते हैं टू कम्प्लीटली डिकम्पोज। लेकिन उसके बाद भी माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं और ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे मेकअप में भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी है, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। और ये हमारे ड्रेनेज पाइप्स में जाते हैं आफ्टर वी यूज़ देम या वॉश करते हैं ना, तो ये ओशन में चले जाते हैं, सीवेज पाइप्स। और ये जो छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लाइक नॉट इवन विजिबल टू ह्यूमन आई।
सही बात तो ये ओशन के बिल्कुल बेस लाइन ऑफ द फूड चेन पे जाते हैं, जैसे ज़ूओप्लैंक्टन है, और ये ज़ूओप्लैंक्टन एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है जो और बड़े प्रेडेटर्स के पास जाता है, लाइक एपेक्स प्रेडेटर्स सच एज व्हेल्स। तो हमें अल्टरनेटिव्स भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर बैग्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स हमें डिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए उसके बारे में। और क्लॉथ बैग्स जो होते हैं वो अच्छा एक अल्टरनेटिव है, लेकिन स्टडीज़ हैव शोन कि उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, क्लोथ बैग्स में। क्लॉथ बैग्स में भी है। अच्छा, यस, लेकिन जो हमें अब करना चाहिए वो हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए अपना इम्पैक्ट। वो कैसे होगा ईमान, आपके पास क्या सजेशन है उसके लिए? उससे हम प्लास्टिक को जितना हम कर सकते हैं वो कट डाउन करें। इवन दो क्लॉथ बैग्स में जैसे मैंने बोला कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, तो फिर हमें क्लॉथ बैग्स फिर भी यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इसलिए वो लेस हार्मफुल होते हैं। इसलिए अब जो हमें करना चाहिए, हम बिल्कुल रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए अंटिल हम नेट ज़ीरो पर रीच करें। और जैसे हमारे पास जो टपरवेयर है, ये जो ग्लास इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक टपरवेयर जो बहुत सारा हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टडीज़ हैव शोन कि द एवरेज ह्यूमन कंज्यूम्स 70,000 माइक्रोप्लास्टिक्स एवरी ईयर, और हमारे ब्लड में भी अच्छा मिला है माइक्रोप्लास्टिक्स। तो हमें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हमें ग्लास या स्टील यूज़ करना चाहिए। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले भी प्रैक्टिस होता था, जैसे इंडिया में अभी हो रहा है। तो जैसे हम पहले करते थे स्टोरेज, हमें वैसे करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये सब पुरानी ही चीज़ें हैं जिनको अभी हम देख रहे हैं कि वो माहौल दोस्त थी, और अब हमने उसको मॉडर्न, जब हमारी सोसाइटी होती गई या हम मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते गए तो हमने चीज़ें अडेप्ट की। लेकिन अब जब हमें समझ में आ रहा है तो हमें रिवर्ट बैक, जैसे ये डॉल्स हैं, हमें याद है कि पुराने ज़माने में इसी तरह से बनाते थे और बच्चियों के खेलने के लिए यही डॉल्स होती थी, इनके कपड़े सीते थे, इनकी चीज़ें बनाते थे, और वो घर के वेस्ट मटीरियल से जो है वो चीज़ें तैयार हो जाया करती थी। इसी तरह जो है प्लास्टिक के बर्तनों की जगह या मेलामाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ स्टील के बर्तन, स्टील के ग्लास, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, जो कि बिल्कुल भी हैज़ार्डस नहीं है। अच्छा, हम अपनी सेहत के साथ भी खेल रहे हैं। जैसे आपने ओशन को नुकसान पहुंचाने की बात की, तो वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको नुकसान पहुंच रहा है, मछलियों की अफजाइश में कमी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि सिर्फ आबो हवा में पॉल्यूशन है तो हमारे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं ईमान कि हमारा ओशन की तरफ भी जो है कोई तवज्जो नहीं है कि हम उसको किस कदर ख़राब कर रहे हैं, हम समंदर को कितना आलूदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माहौल तब्दील हो रहा है। जी, ओशन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में। इसलिए जो ओशन होता है ना, वो जैसे फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ट्रीज़ होते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को। ओशन बहुत ज़्यादा कार्बन अब्जॉर्ब करता है। थोड़ी सी एनिमल्स भी हैं ओशन में, थोड़े से मैमल्स भी हैं जो कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, ज़ूओप्लैंक्टन्स होते हैं। अब लेकिन हम देख रहे हैं ओवर द पास्ट 50 ईयर्स कि ओशन बहुत ज़्यादा वार्म हो गया है। हमारे कोरल रीफ्स जो होते हैं, जो सारे फ़िश लाइफ को सस्टेन करते हैं, वो बिल्कुल ब्लीच हो गए। और जब ये होता है, हमें भी इसमें मसला होता है, इसलिए हम बहुत सारे लोग कोस्टल कम्युनिटीज़ पर रहते हैं और वो फ़िश खाते हैं, तो फ़िशेस में भी इतना ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल्स आ जाते हैं, तो फिर हम भी सिक होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि पूरा ये हमें भी अफेक्ट करेगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स। अच्छा ईमान, ये बताइए कि आप जो है वो क्लाइमेट के हवाले से काम भी कर रहे हो, पढ़ते भी हो, यू हैव की नॉलेज, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट था, या किस तरह से जो है एनवायरनमेंट की तरफ जो है शौक पैदा, क्योंकि उमूमन इस एज में हम इस तरह का रुझान बच्चों में मैं नहीं देख रही हूँ कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करें, या हमारे स्कूल्स में, बच्चों में तो तब आएगा ना जब हमारे स्कूल्स में घरों में इस चीज़ की तरबियत दी जाएगी, तो वो नहीं है। तो आपका कैसे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कैसे आप जो है उस तरफ आए हो? मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। मेरे रूट्स एक्चुअली सवात से हैं। ज़बरदस्त। सो जब मैं पहले गई थी महूदन लेक, तो फिर वो एक बहुत अच्छी लेक है, आई थिंक आपने सुना होगा। जी जी जी, बिल्कुल। और इसके बीच में एक आइलैंड है, तो फिर हम बोट करके आइलैंड जाते थे, और इसमें एक फॉरेस्ट की तरह से हैबिटेट थी। तो वहाँ पे मैं पहले गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आफ्टर 2 years जब मैं फिर से गई थी वहाँ पर, तो फिर वो बिल्कुल चेंज हो गया था। अच्छा। मैंने बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन देखी है सवात में। अभी मैं 1-2 महीने पहले ही गई थी एक्चुअली, तो फिर बहुत बिल्कुल चेंज हो गया सवात। तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो रही है। और जो हमने फ्लैश फ्लड्स देखे हैं एक 2 साल पहले, 2022 फ्लैश फ्लड्स, ये मैंने देखे थे। मेरी अपनी विलेज वो बिल्कुल स्वीप अवे हो गए थे। मैंने
हाउसेस देखें तबाह हुए हुए, स्कूल्स देखें, लोगों के क्रॉप्स सब कुछ तबाह हो गए थे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला है कि स्कूल्स एक बहुत बड़ा पार्ट देना चाहिए, इसलिए मेरा पोर्टल है earthwarriors.org, तो मैं ये इम्प्लीमेंट कर रही हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, स्पेशली इन द नॉर्थ। जैसे नलते में मैंने थोड़ी देर पहले किया था एक इस्टेब्लिश PLP ट्रस्ट के साथ। उस स्कूल में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ इंडिजिनस लैंग्वेजेस में क्लाइमेट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए बहुत सारा क्लाइमेट एजुकेशन है, नो डाउट, पूरी दुनिया में, लेकिन जो मोस्ट इम्पैक्टेड पीपल है ना, वो इंडिजिनस पीपल हैं। और इंडिजिनस पीपल इस पूरे अर्थ को जनरेशन्स के लिए बचा रहे हैं। सही। लेकिन अब हम तबाह करें तो हमें इनकी नॉलेज चाहिए, लेकिन पहले उनको बताना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है। इसलिए इंडिजिनस लैंग्वेजेस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो ये आपने स्कूल से भी, आपने कहा कि आपके इलाके में भी आपको देख के हुआ कि ये सब कुछ हो रहा है, तो खुद से पढ़ना शुरू किया, खुद से चीज़ों को जानना शुरू किया, खुद से स्पेन को लिया, या घर से जाना वो चीज़ें आई हैं, स्कूल से चीज़ें आई हैं, को होता ना रसीम मिल रहे होते हैं आपको, या आपने एक चीज़ देखी तो आपने कहा ये रीजंस मैं जानूँ देखूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द फोन राइट नाउ। यस। तो कैसे किया ईमान? आई एम एक्चुअली होम स्कूल्ड। ओह ज़बरदस्त। मैंने आप कराची में रहते हो? कराची, यस। मैंने देखा था कि मोस्टली ऑनलाइन, और मैंने ऑफ कोर्स फर्स्ट हैंड भी देखा था, इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने फील किया था कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी कराची में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, फील्स लाइक 40 ऑलमोस्ट, है ना। तो फिर मैंने देखा था कि ये क्यों हो रहा है। और जब मैंने फ़िज़ा बनाई थी, मैं क्लाइमेट लॉन्च पैड में थी, तो जब मैंने फ़िज़ा बनाई थी, मैंने एक पिक्चर देखी थी ऑनलाइन हर्मिट क्रैब की। हर्मिट क्रैब जो होते हैं, ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो एक जगह नहीं रहते अपने पूरे साल, वो हर वक्त माइग्रेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं जहाँ पे वो फिट कर सकते हैं बेसिकली। तो वो हर वक्त अपने ओशन में या लैंड पे चलते रहते हैं। तो एक हर्मिट क्रैब एक प्लास्टिक डॉल के हेड में चला गया था, थिंकिंग कि ये इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक एक नॉट वेरी ब्रीदेबल मटेरियल है, और फिर वो कंट्रैक्ट हो गई थी, तो फिर वो बिल्कुल सफोकेट हो गया था। तो इसलिए फ़िज़ा बिल्कुल इको फ्रेंडली ब्रीदेबल मटेरियल है। ज़बरदस्त। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो आगे? अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में, कहाँ जो है ना वो आपकी स्टडीज़ पहुँच चुकी है? आई एम होम स्कूल, और मैं अभी 10th ग्रेड में। सही, ज़बरदस्त। तो आगे जाके क्या प्लान्स हैं ज़िंदगी में? आगे जाके मुझे अर्थ वॉरियर्स को ज़्यादा स्प्रेड करना है। ऑफ कोर्स मुझे क्लाइमेट एजुकेशन सारे चिल्ड्रन को प्रोवाइड करनी है। अभी मेरे जो अर्थ वॉरियर्स है, इट्स एस्टैब्लिश इन अ फ्यू कंट्रीज़। पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत सारे रीजन्स जैसे नलतर, सवात एक्सेट्रा, ज़बरदस्त। और UAE में भी है, और द कैरिबियन रीजन में भी। तो मुझे ये और फर्दर एक्सपैंड करना है। वो अर्थ वॉरियर्स का क्या टास्क है, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं? So Earth Warriors is a free-to-use climate education portal जो that's designed for children under 16 years of age। वो बच्चों को टीच करता है क्लाइमेट चेंज क्या है अपनी लैंग्वेजेस में। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो ये पोर्टल भी चल रहा है। आप क्या समझते हो कि हमारे मुल्क में किस हद तक ज़रूरत है बच्चों को ट्रेन करने की भी? बड़ों को हमारे यहाँ तो अभी ज़रूरत है, बच्चे तो फिर बहुत बात की बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिक एजुकेशन ही नहीं है इस हवाले से कि हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो जाते जाते ईमान, आप क्या कहना चाहते हो बेटा आज के दिन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, प्रोटेक्ट करना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो आपके सामने आपको क्या हल नज़र आते हैं? पहले सबसे ज़्यादा स्टेप होना चाहिए कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट। इसलिए अगर आपको एक टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही है। एग्जैक्टली ना। तो फिर हमें क्लाइमेट एजुकेशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए स्कूल्स में। ये बहुत सारे कंट्रीज़ में हो गया, जैसे नीदरलैंड्स में और स्वीडन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर ये हमें सारे स्कूल्स में टीच करना चाहिए, और फिर चिल्ड्रंस के आइडियाज़ भी खुद ही सुनना चाहिए। इससे चिल्ड्रंस के आइडियाज़ दे कैन चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये देखें ना कि हर चीज़ आपके पास एक तो आपके हाथ पे अवेलेबल है, आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है। बात वही है कि आप किस चीज़ का कितना पेन लेते हैं
और किस चीज़ को कितना ओन करते हैं। तो हमें अपने मुल्क को, अपने कंट्री को, अपने एनवायरनमेंट को इस वक्त ओन, अपने ओशियन को ओन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई आज तो एनवायरनमेंट के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तबाह कर रही है चीज़ वो प्लास्टिक है, और उससे तैयार होने वाली तमाम तर चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग्स का जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ इस्तेमाल है, जिसको हमें रोकने की ज़रूरत है। और हम सब जब खुद स्टार्ट करेंगे, हम जब सब खुद बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, एक हम समझते हैं ना कि इंडिविजुअल का इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक इंडिविजुअल, अभी आपने ईमान को भी देखा कि ईमान बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन उससे पोर्टल बनाया हुआ है लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो खुद भी अपनी एजुकेशन पे काम कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। तो एक शख्स ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहे। तो अगर आज हम सब लोग इस दिन के हवाले से तहिया कर लें कि अपने मुल्क को बचाएंगे, अपने ओशन को बचाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर नहीं करेंगे, तो हम देखें कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा होगा लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच ईमान फॉर कमिंग इन द शो। आपके वक्त का बेटा बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमने देखा कि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नए टैक्सेस की भरमार हो गई और एक कमाने खाने वाले का घर साथ जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया। ये भी हमने कल टॉपिक किया। लेकिन ये सारी चीज़ें ना ज़िंदगी से रिलेटेबल हैं और ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा। हमारे यहाँ बहुत कुछ बहुत जल्दी नहीं बदल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रही थी कि अब हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। एक शख्स अपनी इंडिविजुअल सतह पर बहुत कुछ कर सकता है अगर करना चाहे, और अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को तब्दील कर सकता है। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल माहौल है, बहुत मुश्किल जो है हमारे यहाँ देखें कि इन मसाइल के अंदर वसाइल पैदा करना है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ होप। तो हम वो उम्मीद नहीं छोड़ते, हम मायूसी नहीं छोड़ते और कोशिश यही करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी कंदील लेकर इस शो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ, इसका ज़रिया बने कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आ सकें। तो आज का हमारा मौजू ये है कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल वेज़ में अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो अब हमारे पास दीगर मीडियम्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। हमें उसको सीखने की ज़रूरत है। तो आईटी में हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए हज़ारों थंबनेल्स देखते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ करना इतना आसान है? और हकीकत में अगर मुश्किल है, आसान है, जो भी कुछ है, तो तरीका क्या है और इसकी साइंस क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इन फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, रिनाउंड हैं, और हम उनसे सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को शो में। अजलान शाह मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब अजलान को जानते ही हैं, यूट्यूब पर्सनालिटी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। वेलकम टू द शो अजलान, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ फ़हाद सुल्तान भी मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। फ़हाद डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और हमें सॉल्यूशंस बताएंगे, प्लेटफॉर्म्स बताएंगे कि किन किन प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो सकता है और आप अपनी सोशल आइडेंटिटी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी, दोनों एक्सपर्ट्स हमें आगाह करेंगे। तो स्टार्टिंग विद अजलान, यूट्यूब पर जब आप आए थे तो क्या वाकई लगता था कि पैसा कमाना, जैसे थंबनेल्स में हम देख रहे थे, बहुत आसान है और 20 दिन में जो है 2 लाख रुपए कमा लो, पता नहीं $20,000 कमा लो, ऐसी थंबनेल्स होती हैं। तो अवाम जब ये चीज़ें, ख़ास तौर पे टीन एज या यंगस्टर जब देख रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मायूस होकर छोड़ देते हैं। फिर वो ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं। तो अजलान, व्हाट वाज योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड और किस तरह से जो है वो इंसान ग्रो कर सकता है? अच्छा, ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मोनेटाइजेशन, पैसे कमाने की कोई चीज़ थी ही नहीं। सही। हम उस टाइम पर वीडियो बनाते थे जब यूट्यूब भी इनफैक्ट पाकिस्तान में बैन था। हाँ। तो इनिशियली हमारा आइडिया ये नहीं था कि हमने पैसे कमाने, हमारा था हमें मशहूर होना है। सही। ठीक है, मशहूरी के लिए कर रहे थे। फिर बाद में पता चला इससे पैसे भी आते, तो काम में मोटिवेशन और बढ़ गई। अभी आपने एक बात बोली थी ना कि हमारे यहाँ बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो है वीडियोस बनाते हैं, अब वो पैसे नहीं आते हैं। हाँ। तो मायूस होकर चले जाते हैं। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंटेंट डालते रहेंगे, तभी वो ग्रो होगा, तभी उसका एल्गोरिथम आगे पुश करेगा, तभी आपके पास पैसे आएंगे। हमारे लोग हार बहुत जल्दी मान जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और वही वाली बात है कि जब यूट्यूब खुद कहता है कि भाई तुम मुझे कंटेंट दो, रोज़ दो कंटेंट, मैं उस पर इश्तिहार लगाऊंगा, तुम भी पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा। सही। तो मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। ठीक। ये मुस्तकिल मिजाजी अभी हमें अपनी कौम में बहुत कम नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे होते और हम चीज़ें छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। फ़हद,
यूट्यूब की हमने बात की, आप डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यकीनन जानते होंगे, तो किन प्लेटफॉर्म्स पे पैसे कमाए जा सकते हैं, आपकी जो है सोशल रीच बढ़ाई जा सकती है, आप अपने आप की जो सोशल आइडेंटिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास मीडियम्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया से अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स भी डिफरेंट हैं हमारे पास फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, ई कॉमर्स सेलिंग के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि देयर इज़ ओनली वन वे कि जी आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कमाएं। कंटेंट क्रिएशन जैसे अजलान ने कहा कि एक ऑब्वियसली एक बड़ा मुस्तकिल मिजाजी वाला काम है और पेशेंस सबसे ज़्यादा, हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल होती है, कोई चीज़ रातों रात सक्सेस नहीं दे के जाती। अजलान हो या और बहुत सारे जो हमारे नामी ग्रामी यूट्यूबर्स हैं, इन सब के पीछे एक स्ट्रगल है। इन्होंने अपना टाइम दिया है, अपनी डेडिकेशन दी है, उसके बाद जाके ये चीज़ डेवलप हुई है। फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि जी लोगों ने अपने अपने ब्रांड्स बिल्ड कर लिए। वो भी एक टाइम टेकिंग चीज़ होती है, लोगों को रातों रात फेम नहीं मिलता। एक आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जाके वो अर्निंग और वो प्रोसेस जाके बनता है और फिर उसके पास से आपको पैसा आना शुरू होता है। फिर उसके अंदर सबसे जो कीमती चीज़ है वो ये है कि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट हंट क्या है। रातों रात मतलब अब ऑब्वियसली बात है, एक प्रोडक्ट है जो आप भी सेल कर रहे हैं और अगले ऐसे 10 लोग और भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी खासियत क्या है कि वो आपके 10 लोगों को छोड़ के आपसे ख़रीदे। तो एक ये प्रोडक्ट हंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं, जी हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली या हमने एक फेसबुक का पेज बना लिया, अब हम वहाँ से सेलिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह ये है कि वो बिक क्यों नहीं रहा, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, आप उसके ऊपर मालूमात लें कि जी वो बिक क्यों नहीं रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या आपकी प्राइजेस हाई हैं या आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में इशू है या आपकी सर्विसिंग में मसला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग करते हैं। फेसबुक की मोनेटाइजेशंस चल रही हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू कमा सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कमा सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जी टिकटॉक से भी लोगों ने अर्निंग शुरू कर दी। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको अपनी रिसर्च और पेशेंस के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हम देखते हैं यूट्यूब पे थंबनेल्स, आपने बिल्कुल सही जैसे इंट्रो में कहा कि देख रातों रात $20,000 कमा लें, $2,000 कमा लें, ये रातों रात कोई भी चीज़ नहीं होती। हर चीज़ के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ता है। और जैसे अजलान ने कहा कि यूट्यूब खुद कहता है कि आप मुझे डेली कंटेंट दें, मैं आपको डेली अर्निंग दूंगा, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद जाके वो एक कंटेंट होता है जिसको आपने देखना होता है। कि लेट सपोज अब हमारे पास बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट सब कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उठा के देखेंगे तो किसी ना किसी के पॉडकास्ट में कोई ना कोई डिफरेंस, अपनी एक यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट एक है, एक क्वेश्चनिंग का वे है, उसका स्टाइल ही हो या उसकी क्वेश्चनिंग हो, वो कहीं ना कहीं वो एक यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और रातों रात कहीं भी जो है ना किसी भी मीडियम के अंदर ये क्या आप मेहनत के बगैर कहीं पे भी रातों रात पैसे नहीं कमा सकते। ठीक, एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद भी सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मंशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याह्या, आप बताइए आप कैसे हैं, कहाँ हैं आप इतने दिनों से? भाई हम बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन इत्तेफाक से बीच में कॉल नहीं मिल पा रही थी। आपका प्रोग्राम तो मिस नहीं करता हूँ, जो लास्ट प्रोग्राम जिसमें कॉल करता आप ही का होता है। माशाल्लाह से कोई ना कोई बहुत अच्छे मौजूद। मैं पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के बारे में भी कहूँगा कि आपने कहेंगे प्लास्टिक इसी की बात कहूँगा। देखिए हर आदमी जो है वो दूसरों पे ना डाले, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी कर सकता है अपना पार्ट जरूर प्ले करें। ये आपने बहुत प्यारी अच्छी बात की। पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो और आपने जैसे इंट्रो में भी कहा कि लोग क्योंकि वो असल में चीजें कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि वो कुछ एक मेरा सवाल भी है क्योंकि वो चीजें इस तरह की पेश करते हैं कि ये काम कर ले आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे और वो ऐसी शायद चीजों की तरफ ले जाते हैं जिसका आपको पता नहीं होता और डिस्ट्रैक्ट भी आप हो जाते हैं और गलत कोई ऐसा काम भी आपसे हो जाता है। एक तो ये, दूसरी बात है कि आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह प्रोफेशनल सीरियस बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये कि अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी जो सलाहियतों को एक्सप्लोर करना इसके पहले कितना जरूरी है। आप क्या काम करने की सलाहियत रखते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं। देखा देखी तो और काम नहीं किया जा सकता ना। दूसरी बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी आदमी ये काम कर रहा होता है तो उसको वो एक बगैर उस्ताद के शुरू हो जाता है। ठीक है, बगैर उस्ताद के शुरू होता है, ना उसने अवेयरनेस ली होती ना कुछ किया होता है, तो वो कहीं इसी जगह ठहरता नहीं आगे जाके। इसमें ये कि आप क्या कहते हैं कि डिजिटल जो मीडिया पे आने के लिए, डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा इदारा या ऐसा चीजें हैं जिससे लोग जा सके? एक तो मेरा सवाल। दूसरा सवाल ये है
कि देखिए एक बंदा असल में जैसे मेरा बेटा है, उसने एक टीम बनाई, काम किया, लेकिन होता ये कि वो टीम जो है ना बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लड़के इंडिविजुअली काम करते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो सस्टेनेबल चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक स्ट्रांगली आप अगर एक टीम क्रिएट करते हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग या किसके लिए, तो उसमें क्या बेसिक्स होनी चाहिए कि आप जो बंदे हायर करते हैं उनको क्या इंसेंटिव देके आपके ठहर सके, क्योंकि वो फिर जाहिर है जहां तो पैसे ज्यादा मिलते चले तो टीम टूट जाती है, बंदा फिर आगे नहीं बढ़ जाता। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन। दोनों सवाल बहुत अहम है। याया, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमें कॉल किया। सवाल बहुत बजा है, बहुत अहम है कि एक तो सवाल ही कि क्या वाकई किसी उस्ताद की ज़रूरत है। फिर नीश पे बात की ना याया ने कि हमें कैसे पता चले कि मेरी नीश क्या है। जैसे अजलान हुआ ये कि दूसरे वाले सवाल का तो जवाब आप दीजिएगा कि कैसे कोलैबोरेशंस करके काम किया जा सकता है, टीम को रोका जा सकता है, क्योंकि इनिशियली डे 1 पे आप ना यूट्यूब से पैसा जनरेट करने लगेंगे ना किसी और प्लेटफॉर्म से, और अगर आपने डिजिटल वर्ल्ड से पैसा कमाना है तो 7 लोगों को कैसे मिलाया जा सकता है। फ़हद आप इसका जवाब देंगे, लेकिन अजलान पहले बात यह है कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि अब वही ना उस्ताद की कितनी ज़रूरत है, नहीं है, क्या है, आज का उस्ताद सिर्फ यूट्यूब ही है, वो काफ़ी है या नहीं है। हमने देखा कि जब व्लॉग्स स्टार्ट हुए, इरफान को हम सब जानते हैं, इरफान ने बनाए, इसके अलावा यूहानों ने बनाए, मोरू ने बनाए, इन सब लोगों ने बनाए, सब व्लॉग्स की तरफ लग गए। फिर एक सीज़न आया जी, शॉर्ट फॉर्मेट आ गया, सब शॉर्ट फॉर्मेट में लग गए। फिर हमने देखा जी कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ वहाँ लग गए, फिर पॉडकास्ट सब जो है वहाँ लग गए, फूड व्लॉगिंग की तरफ लग गए। तो क्या सब लोग सब काम कर सकते हैं या एक नीश अपनी चुनना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? देखिए, सबसे पहले यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मैं ये समझता हूँ कि किसी एक चीज़ को स्टार्ट में आप पकड़े, उसको कंटिन्यू करें। करने को ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कर तो कुछ भी सकते हो, आप कुछ भी डाल लें। आप जैसे अगर नीश की बात अगर करें तो मैं 2 नीश मैं एक्सपर्ट हूँ। पहले आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन एक्सोटिक एनिमल्स, ठीक है, हाँ। चाहे जू हो, चाहे फार्म एनिमल्स हो, लायंस हो, कुछ भी हो, मैं इस पे वीडियोस बनाता था। सो आई वाज द फर्स्ट वन जो कि इस नीश को जिसने टारगेट किया। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने शुरू कर दिया कि जानवरों पे वीडियोस बनाना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, लेकिन मेरी नीश क्या है, मेरी नीश है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर। अच्छा, ठीक है, मैं जिन भूतों की बातें करता हूँ, उस पर बिल्कुल मासेस को टारगेट करता हूँ, और वो जैसे 4 लोग कजन्स आपस में बैठे होते हैं ना, वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, तो वही बातें मैं अब ऑन कैमरा कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप अपनी नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। अब जैसे मुझे इन टॉपिक पे बात करने पे मज़ा आता है, तो मुझे मेहनत नहीं लगती, मैं बस बात करता रहता हूँ। हाँ। अगर मुझे एनिमल्स की वीडियोस में बनाता हूँ तो मुझे वो मेहनत नहीं लगती, कि उसमें मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? अगर आपका फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़ने में आपको मज़ा आता है, तो आप बुक की रीडिंग कीजिए। ऑनलाइन बुक्स नहीं होती, आप ऑनलाइन बुक्स पॉडकास्ट अपनी वीडियोज़ में सुनाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक्स हो गई, अगर इसके अलावा किसी कुकिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप खाने की वीडियोस बनाना शुरू कर दें। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, वो काम कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा फिर आप वो काम करेंगे, फिर आप बेदिली से काम करेंगे। अच्छा, पता है क्या हो रहा है फ़हद, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन ये बात यहाँ से मिस हो जाएगी तो फिर रह जाएगी। हो क्या रहा है कि मैंने अजलान को देखा, अजलान एक्सोटिक एनिमल्स पे काम कर रहा है, जिन भूत की बात करता है तो जी मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, और फ़हद जो है वो डिजिटल मीडिया सिखाता है, इसको कौन देखे भाई, ये कौन डिजिटल मीडिया से कंटेंट। हालांकि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं कहूँगी मुझे जिन भूत बनाना है, या हम ये देख रहे हैं कि जो नाच रहे हैं तो देख रहे हैं मिलियंस में जा रहे हैं तो मैं भी नाचूँ, हालांकि मुझे नाचना नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं कि जहाँ पर ये ग्राफ आया है मैं भी वही करूँ। जैसे मैंने कहा ना, सब ट्रक की बत्ती के पीछे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, सब जो है वो व्लॉग्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनकी अपनी कोई नीश नहीं है, उनकी कोई अपनी जो है ना, वो कहेंगे कि आइडेंटिटी नहीं है, बस कर रहे हैं क्योंकि वो पैशन और दिल से नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि बस व्यूज़ के पीछे कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनको व्यूज़ चाहिए। तुम एक चीज़ में तुम्हारा करने का दिल ही नहीं है, तुम ज़बरदस्ती वो कर रहे हो, तो कहाँ से वो तुम्हारे चेहरे पे नजर आ जाएगा। लेकिन बगैर व्यूज़ के लिए तो, बगैर व्यूज़ के साथ आप यूट्यूब पे कमा भी नहीं सकते। फिर वो टैक्टिक्स भी काम आती हैं कि आपने कमाने के लिए तो यूट्यूब पे वही सब करना है। मिनिमम देखें, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मिनिमम आपको 7 से 8 महीने आपने व्यूज़ नहीं देखने, चाहे 50 व्यूज़ आए, 12 व्यूज़ आए या 1000 व्यूज़ आए, आपने बस रोज़ वीडियो डालनी है। ये तो आप हमारे बेसिक्स पता नहीं है ना, आप वो चाहते हैं कि बस रातों रात हो जाए, रातों रात मेरी एक वीडियो लगे और धड़ सारी चीज़ हो जाए। यही कह रहा है $100 पता नहीं कितने 20 दिन में बना लें, 10 दिन में $100 कमा लेंगे, और पता नहीं 1500 रुपये में मोनेटाइज करा लें। अब ये सब जब देखते हैं तो फिर बंदा कहता है यार ये तो लो चुटकियों में काम हो रहे हैं।
नहीं, लेकिन वही वाली बात है सर, इस बात का जवाब आप मैं दीजिए बिल्कुल कि इसमें आपकी बताऊं। फील्ड है। देखें, बेसिकली सिनेरियो ये है कि लोगों को मैं वही बताऊं ना कि हर चीज़ जो है वो देख के वैसी नहीं होती, उसको आपने सीखना होता है, समझना होता है, ठीक है ना। YouTube का भी एक क्राइटेरिया है, एक सिनेरियो है जिसके साथ जो है वो आप चलते हैं तो जाके वो व्यूज़ और व्यूअरशिप और मोनेटाइजेशन शुरू होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। आप 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगी, आपका वॉच टाइम पूरा होगा, देन जाके वो मोनेटाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा वहाँ से। तो अब हम वो चीज़, सबसे पहले तो ये चीज़ लोगों को कट ऑफ करनी चाहिए कि जो प्रोसेस और जो क्राइटेरिया है, जब तक वही आपका पूरा नहीं होगा, आप रातों रात कमाना कैसे शुरू करेंगे। सही, ये एक सबसे पहली तो चीज़ बेसिक ये है। हमारे यहाँ लोग वो तो देख के शुरू कर देंगे जी रातों रात कमाए, लेकिन उसका जो एक प्रोसेस है उसको भी पढ़ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा आपने अपने व्यूज़ के लिए चीज़ करना है। अब आपने जैसे एक बात की कि सब के सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक शुरू करता है, उसके पीछे दूसरा ट्रेंड करता है, लेकिन सारे यूट्यूबर्स को अगर आप पूरा सिनेरियो और बैकएंड देखें तो वो अपनी अपनी एक यूएसपी बना के पहले आए हैं। हर किसी का एक रोल है, हर किसी ने एक पहले अपना एक मीडियम बनाया है, अपना एक वे बनाया है जहाँ से वो चलते हुए आ रहे हैं। अजलान का बैक पूरा सब जानते हैं कि वीडियोस थी, स्क्रिप्ट्स थे, शॉर्ट कॉमेडी शोज़ थे, वहाँ से शुरू हुआ। नादिर हम जाएं तो प्रैंकस्टर शुरू हुआ है। जुनेजो की तरफ हम जाएं तो डेली व्लॉगिंग से शुरू। मोरो की तरफ जाएं तो हम हाई एंड जो है वो उसकी तरफ चले आते हैं, कैमरा वर्क की तरफ के, जो सारी चीज़ सिनेमैटोग्राफिक्स। तो हर किसी की अपनी एक यूएसपी है, उसके बाद वो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी मेजर्स हैं उसको वो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद एक्सप्लोर कर रहा है। कंटेंट का सबसे बड़ा इशू यही है कि कंटेंट आप जब एक्सप्लोर करते जाएंगे, वो उसके अंदर आपको यू नेवर नो कि कौन सा कंटेंट आपका हिट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमें शॉर्टकट सबको ज़िंदगी में चाहिए और हम सब ढूंढ रहे होते हैं, और जो वाकई जिसने अभी स्टार्ट किया वो तो सबसे पहले ढूंढता है कि जी शॉर्टकट क्या है। अब जी इजी पैसा, और मैंने खैर ब्रांड का नाम भी ले लिया, लेकिन छोटी ये दुकानें जो लोड वोड की होती हैं वहाँ पे लिखा होता है कि 1500 रुपये में इतने सब्सक्राइबर और चैनल मोनेटाइज करा लें, और यूट्यूब वीडियोस भी होती हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना आपको ये पैकेजेस नज़र आ रहे हैं कि 3000 रुपये में 3000 सब्सक्राइबर और फलाना और धमाका, इस तरह की चीज़ें मैंने लगी हुई देखी हैं पोस्ट में। उसकी हकीकत क्या है? वो कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, या ये वाकई एल्गोरिथम में आपको लेकर आ जाता है, नहीं लेकर आता? आज तक हम खुद भी नहीं जान पाए, तो आज ये एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही थी, अच्छा 2 सवाल और रह गए, याया के सवालों के जवाब की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर मेरा वाला सवाल भी होगा, लेकिन पहले ये कि हाँ वो मैं फिर भूल जाऊंगी, वो जो दुकानों पे मिल रहे हैं इतने सब्सक्राइबर और इतने वॉच टाइम, 15,000 वॉच टाइम ले लें और 1000 सब्सक्राइबर ले लें और पता नहीं 2-3 हज़ार रुपये दे दें। अच्छा, बेसिकली वो बॉट्स हैं, ठीक है, फेक बॉट्स होते हैं। आप एक दफ़ा उनको परचेज़ तो कर लेंगे 2-3 हज़ार 4,000 रुपये दे के, लेकिन उसके बाद आप उसको कभी भी व्यूज़ में या सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाके स्टक हो जाएंगे। वो मोनेटाइजेशन सिस्टम के थ्रू ऑन ज़रूर हो जाएगी, प्रोसेस ज़रूर ऑन हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आएंगे और वो सब्सक्राइबर गेन ही नहीं करेगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने बाय किए हुए होते हैं। अब आप जाएं उनकी फॉलोइंग्स पे जाके देखें या उनके लाइक्स पे जाके देखें तो 5-5 लाख लाइक्स हैं पेज के ऊपर और मिलियंस में फॉलोइंग्स है, लेकिन जब वो रील्स पोस्ट कर रहे हैं या कोई अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर लाइक्स में कन्वर्जन ही नहीं है। कहीं 50 लाइक, कहीं 40 लाइक, देखने को मिलियंस में नंबर्स हैं लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि तो वो पैसा क्या हो रहा है? वो ज़ाया हो रहा है? वो ठीक है, कम से कम सब्सक्राइबर दिख रहा है, आपके पास वॉच टाइम दिख रहा है, आ गया चलो अब आगे फिर बना लेंगे। नहीं, वो ज़ाया हो रहा है और ज़ाया होने के साथ साथ आपको नुकसान भी दे रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं होगा आपका। अच्छा। कभी भी आप कितनी भी मेहनत कर लें वो व्यूज़ में आएगा ही नहीं, और जो व्यूज़ आपके ऑर्गेनिकली जितने अच्छे बेहतर आ रहे हैं वो उनको भी ख़राब कर देगा। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि आप जाएं शॉर्टकट की तरफ। डिजिटल में कोई भी शॉर्टकट नहीं। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल था कि उस्ताद की ज़रूरत है या नहीं, ये दोनों इस बात का जवाब ज़रूर है। अज़ान, स्टार्टिंग विद यू। देखिए, मैं समझता हूँ कोई एक इंस्पिरेशन होना ज़रूरी है, कोई एक बेंचमार्क आपके लिए सेट करना ज़रूरी है कि यार मुझे इस जैसा कंटेंट बनाना है। अगर मैं इरफान जुनेजो की बात करूँ, हमारे पाकिस्तान के टॉप क्रिएटर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है जगह माशाल्लाह से। तो बहुत सारे जो यंग यूट्यूबर्स हैं वो उनको देखते हैं क्या मुझे इस जैसा काम करना है। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि यार वो तो तरह कैमरा यूज़ करता है, लेंसेज होते हैं, लाइट होते हैं, मोबाइल दुनिया का बेहतरीन आपके पास कैमरा टूल है, वो आपका सेलफोन है, उसमें कैमरा है। मैंने ज़िंदगी के बहुत अब जाके यार मैं अब कैमरास पर आया हूँ
वरना मैं और मोबाइल से आपने ही वीडियो इरफान की मिसाल दी, तो इरफान ने भी छोटे कैमरा से भी उसने जो व्लॉग्स बनाए उसने उससे भी शूट करके दिखाया। क्रिएटिविटी वहीं की वहीं थी, जो हुनर है वो इंसान का कहीं नहीं जाता। तो ये तो बात है। तो उस्ताद एक सेट करना जरूरी है आपके लिए, इस जैसा काम करना है। What do you say? बिल्कुल सही है। अच्छा, डिजिटल यूट्यूब की साइंस थोड़ी अलग है, मुझे लगता है बाकी प्लेटफॉर्म जिसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बाकी हम ये फाइवर, अपवर्क, दीगर चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ आप एक्सपीरियंस या प्रोफाइल मेकिंग इन्हीं चीज़ों से सीख रहे हो, या आपको एक डिजिटल SEO वगैरह का एक जो है टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन थी। अब मुझे नहीं पता कि अब उसकी क्या स्टैंडिंग है आजकल, लेकिन जिस टाइम मैंने भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, चीज़ों को पढ़ा, देखा, तो मुझे ये चीज़ें पता लगी। तो अभी क्या है, उसकी ज़रूरत है या नहीं, और उसके लिए तो आपको यकीनन एक एक्सपर्ट और एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी उस्ताद आपको बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाता। वो आपको इनिशियल एक चीज़ है, एक रास्ता, एक तरीक़ेकार और एक प्रोसेस समझाता है। उसके बाद आपकी लर्निंग फेज़ आपके अपने हाथ में होती है। आप कितनी जल्दी उसको ग्रो करते हैं, कितनी जल्दी उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं। आपने सही बताया कि बहुत सारे मीडियम्स हमारे पास मौजूद हैं, फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सेलिंग काम हो रहा है। हमारे जो अभी कॉलर ने भी हमसे एक बात की थी कि जी टीम को आप कंज्यूम कैसे करें, ये उसका ताल्लुक उसके साथ भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी टीम को ऑन बोर्ड लें और वो चीज़ें करें। हम शुरू में काम करते थे, हमारे सब जितने भी जो मेरे साथ के लोग होते थे वो अपनी अपनी जॉब्स के अंदर मसरूफ़ होते थे और साथ में हम ये पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर ये चीज़ शुरू करते थे। आप अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर से काम लें, आपको इंटरनेशनल काम मिलेगा। आप लोकल क्लाइंट्स की तरफ भी मूव करें, आपको वहाँ से भी काम मिलेगा। वो काम लेके आप अपने पार्ट टाइम वर्किंग के ऊपर वो चीज़ घर से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर एक डिज़ाइनर है तो वो घर से बैठ के डिज़ाइन कर सकता है, एक सोशल मीडिया मैनेजर है तो वो घर से बैठ के मैनेज कर सकता है। आपका फ़ोन, जैसे अज़लान ने कहा कि बेहतरीन कैमरा है, वैसे ही वो फ़ोन एक बेहतरीन मीडियम है हर चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए। आपके पास हर ऐप मौजूद है, आपके पास हर चीज़ फ़ोन के अंदर मौजूद है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड अ इंटरनेट और फ़ोन, आप वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और हर चीज़ बहुत प्रॉपर्ली मैनेज हो सकती है। तो इनिशियली आप अपने ग्रुप्स के साथ इस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं कि आप सबको अपनी अपनी प्लेसेस के ऊपर रखें, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करेंगे जी। जो भी प्रोजेक्ट आएगा विल शेयर ऑन जी अमाउंट बेसिस कि जी हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे करें। जब आपको लगे कि जी अब आपके पास काम की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है या इतना काम आपके पास आ गया है कि आप एक टीम बिल्ड करके एक ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं, जब आप उस चीज़ की तरफ जाएं कि लो इनके साथ काम क्यों करें भाई, पैसे तो दे नहीं रहे, मेरा तो वक्त बर्बाद होगा। इसमें एक चीज़ मैं आप एक एडिटर ढूंढने जाएंगे, आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढने जाएंगे, आप कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट ढूंढने जाएंगे, कहेंगे मैं अपनी ज़ात में बहुत बड़ा हूँ, मैं बगैर पैसों के नहीं मैं नहीं कर सकता। तो कोलैबोरेशन जो है ना वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो कोलैबोरेशन भी वहाँ करेंगे जहाँ पे वही मिलियंस ऑफ व्यूज़ होंगे। एग्जैक्टली। तो इस पे जवाब आप लोग दीजिएगा, लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही है और हमने कहा ना कि कोलैबोरेशंस के ज़रिए कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेना जो है ना वो एक मुश्किल काम लग रहा होता है, लेकिन आप लोगों की नज़र में अज़लान आपने भी देखा होगा जब स्टार्ट किया है चीज़ें की, तो हमें ना कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। और हर बंदे के पास, हर शख्स के पास, वो चाहे खाली यूट्यूब हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, आप ये कहते हो कि नहीं भाई हम इसलिए काम नहीं करना कि पैसे तो है नहीं। तो पैसा डिजिटल मीडिया के थ्रू आ ही जाता है, नहीं आता है, लोग भाग जाते हैं, साथ जोड़ा कैसे जा सकता है? आप अपने जर्नी और एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बताइए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में। आप सारी चीज़ें खुद कीजिए, पैसे बचाएं, सारे काम खुद कीजिए, चाहे वो थंबनेल बनाना हो, एडिट करना हो, एडिट भी फ़ोन पर हो जाता है, सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप समझते हैं कि यार ये मेरा बिज़नेस है, मैंने इसको जो है ना ग्रो करना है, तो देखिए हर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। तब आप इन्वेस्ट करते हैं लोगों में कि ठीक है यार मैं एक अच्छा सा ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लूँ, अच्छा सा एडिटर हायर कर लूँ, अच्छा सा जो है DOP हायर कर लूँ। बट अगेन इनिशियली लोगों के पास नहीं होते पैसे, और मैं समझता हूँ कि लगाने भी नहीं चाहिए। आप क्यों अचानक से इतने आप पैसे लगा के टीम बना रहे हो? आप सारी चीज़ें खुद कीजिए, रखें ट्राइपॉड पे कैमरा, बनाए वीडियो। तो हमने भी स्टार्ट किया, हमारे पास तो कोई DOP नहीं था, एडिटर नहीं था, हम तो फ़ोन पे InShot पे एडिट करते थे, हमारे पास तो कोई, हमने भी तो किया है। और उस वक्त तो मेरे ख्याल से इतना, जब आपने स्टार्ट किया आपने बताया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा एडवांस एप्लीकेशंस भी नहीं थी। ये तो अब आई है, एग्जैक्टली, तो अब आई है सारी। उस वक्त तो जो है थोड़ा टाइम पहले, अगर हम कुछ ही 1-1.5 साल पहले भी चले जाएं तो कितना फ़र्क आ गया है एप्लीकेशंस में ही, उनकी अपडेट्स आ रही है। AI आ गया है, अब एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस पर आप 10 थंबनेल पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अब तो बहुत ईजी हो गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, वही वाली बात है कि आप
कितना ज़्यादा घुसते हैं चीज़ों में। डिजिटल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट जो है ना, आप कितना कीन इंटरेस्ट है आपका। देखिए इसमें सिलसिला ये है ना कि मैंने आपने जैसे चीज़ों की बात की कि सारी चीज़ें, जैसे अजलान ने कहा कि एआई आ गया, आपको किसी टूल की, किसी मीडियम की, किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप इनिशियल फेज़ में बेसिक काम कर रहे हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा मदद तो एआई कर देता है। आपके पास ऑनलाइन एडिटोरियल जो है वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको बना के दे देती हैं, आपके पास एडिटिंग टूल्स मौजूद हैं जो आपकी ग्राफिक्स क्रिएट कर देते हैं, एआई टूल्स मौजूद हैं जो पूरे करैक्टर एनिमेशंस बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। आपको सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि आपने शुरू कहाँ से करना है। इसके अलावा जो सेकंड हमारी जर्नी में से हमने शुरू किया था, तो हम कहीं पे भी सीखते थे तो वहाँ ऑब्वियसली बात है कि हम अकेले नहीं होते थे, हमारे साथ बहुत सारे लड़के और भी सीखते हैं, बहुत सारी लड़कियां और भी सीखती हैं। आप वहीं से ग्रुप मेकिंग करते हैं जहाँ से आप सीखते हैं। कोई ना कोई एक बंदा होता है जो किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट होता है। हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता, हर किसी के पास सारे की सारी एक्सपर्टीज़ नहीं आ सकती। तो वहीं से जो बेस ग्रुप्स बनते हैं ना, वो वहीं से बनते हैं जहाँ से आप बना के शुरू करते हैं, वहाँ से आप शुरू करते हैं। सब एक लेवल पे होते हैं। पैशन होना ज़रूरी है। आपको काम खुद ब खुद मिलता है अगर आप वहीं से इनिशियल लेवल से अपना काम लेना शुरू करेंगे। किसी लड़के को अपने साथ पढ़ने वाले को बुलाएं तो कोई आप देखेंगे किसी के अंदर ग्राफिक्स की क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर एडिटिंग की क्वालिटीज़ हैं, कोई सोशल मीडिया जानता है, तो आप वहीं से इनिशियल लेवल से अपनी कोलैबोरेशन शुरू करेंगे तो आगे जाके अच्छी अच्छा, सोशल मीडिया का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ कैमरे पे आके बैठेंगे, वीडियो बनाएंगे तो ही कामयाब होंगे। बैक एंड पे इतना कुछ हो रहा है। एआई के लिए लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसको भी कोई कमांड देगा, कोई टास्क देगा, कोई कराएगा, उन टूल्स को यूज़ करेगा तो होगा। ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, ये सब लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमारी तवज्जो से उधर है कि हम कैमरे के आगे बैठ के हम शायद अपनी सोशल जो रीच है उसको बेहतर कर सकते हैं। कॉलर भी हमारे पास, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक सवाल करना था जी, पूछिए। ये जो डिजिटल एजेंसी वाले होते हैं, ये कहते हैं कि जो है आप अपने परसेंटेज शेयर कर लें और हम आपको सब्सक्राइब करके भी दे देंगे, और जो है मतलब उसके बाद फिर जो है ना अपने अपना जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से 50% आप हमें दे दें। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, ये डिजिटल एजेंसीज जो है ना ये ऑफर कर रही होती हैं, और हमने भी बहुत कुछ देखा कि इस तरह की ऑफर्स आई कि आप एक चैनल स्टार्ट कर लें और उसका जो रेवेन्यू वो शेयर होगा। तो ये क्या है, ठीक है, कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है ये? अज़लान और फहद दोनों ही कमेंट कीजिएगा। देखें, इसके अंदर भी मेहनत अल्टीमेटली आपकी है, ठीक है। कंटेंट तो आप ही क्रिएट करेंगे जो चीज़ होगा। एजेंसी रेवेन्यू आपका सिर्फ वही चीज़ हो गई जो चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कोलैबोरेशन वाली बात। वो सिर्फ वही चंक आपकी अर्निंग का लेके उसी प्रोसेस में लगा रहे हैं जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज लेट सपोज एडिटर की रिक्वायर्ड है या ग्राफिक डिज़ाइन की रिक्वायर्ड है, तो वो उसी में से वो अमाउंट मर्ज कर रहे हैं और वो ले रहे हैं। और ये एजेंसीज बहुत सारी ऑफर करनी है, पूरी दुनिया में ऑफर करती हैं ये पार्टनरशिप्स की। एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको आपकी कॉस्ट कटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कंटेंट आपने डेवलप करना होता है, उसके बाद की जितनी सारी हैसल होती है वो उनकी जिम्मेदारी होती है और वो उसको मैनेज करवा रहे होते हैं। तो ये एक आपको अच्छा प्रोसेस मिला हुआ है कि जी आपको पूरी ऑन हैंड टीम रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप यू जस्ट मेक अ कंटेंट और वो आप उसको बाद उनको दे दें, बाकी सारी मैनेजमेंट वो खुद देखेंगे एंड यू विल गेट अ रेवेन्यू 50-50 शेयर्स। अच्छा, इसमें मैं अपना मशवरा दूंगा कि 50-50 ना करें, 60-40 पे चले जाएं, 70-30 आप 30, आप अगर कोई करता है तो उसको 30%, जो बेसिक जो चलता है वो 30% चलता है कि आप 30% दें, आप कंटेंट बनाए, बाकी का काम वो लोग देख लेंगे। मेहनत आप ही की है, लेकिन अगेन मशवरा जो यंग है, अगर उनके पास एजेंसी आना चाह रही है तो आप रखो, 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखें, जितना भी आप रखना चाहें, बट 30% नहीं, इससे ज़्यादा मत दें। एजेंसीज के साथ लेकिन पेजेस भी हैक हो जाते हैं बाद में, फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, फिर दोबारा आप जीरो पे आ जाते हैं, ये भी तो मसला होता है। मैं वही आपको चीज़ बता रहा हूँ कि एजेंसीज के साथ एसोसिएशन आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देती है कि आपका कहीं कोई पेज का इशू हो गया, कहीं कॉपीराइट मसले आ गए या कोई किसी किस्म का इश्यूज़ आ गए, तो वो एजेंसीज़ आपको कवर अप करके देती हैं। इसके अलावा एजेंसीज़ क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो वो टॉप ट्रेंड्स के साथ ज़्यादा जो है वो लिंक्ड होती हैं कि जी आपको कंटेंट रिलेटेड इश्यूज़ भी वो बता रही होती हैं और आपको वो गाइड भी कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली, और फिर दूसरी चीज़ ये कि जिस बात की आपने की कि जी मसले हो जाते हैं, चीज़ें आती हैं,
तो डू इट ऑन अ प्रॉपर वे। आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ के ऊपर चीज़ करें तो ऑब्वियसली लीगली भी आपके हाथ में होता है और चीज़ें भी होती हैं। बात सारी यही है कि आप जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल और उसमें कंसिस्टेंट रहें और आगे बढ़ें। जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू अजलान एंड थैंक यू फॉर कमिंग द शो। रमशा कमल टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।